नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकादमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आधुनिक भारत की बात करेंगे। हम आपको आधुनिक इतिहास पढ़ा रहे थे और वहाँ पर हमने आपको बंगाल विजय के बाद में आंग्ल मैसूर युद्ध जो भी हुआ था तीनों, उसके बाद आंग्ल मराठा युद्ध और फिर आंग्ल सिख युद्ध, हमने इतने सारे वीडियो जो है आपको पढ़ाए थे, बताए थे। और हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जब आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री का जब फोल्डर खोलेंगे तो उसमें आपको बंगाल विजय, मैसूर विजय, मराठा और सिख इतने टॉपिक आपको मिलेंगे। उसके बाद से हम आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने के लिए यहाँ जो है आज का क्लास ले रहे हैं। आपको याद होगा साथियों, हमने बताया था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। हालांकि आप लोग ये ना समझिए कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसका ये पार्ट है, नहीं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अलग टॉपिक दिया हुआ है आपके सिलेबस में, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, उसको वो अलग चीज़ है। लेकिन आधुनिक भारत जो भारतीय इतिहास जो आपके सिलेबस में है, उसमें आधुनिक भारत मैंने शुरू किया था बंगाल विजय से। भारत पर अंग्रेजों की विजय के कड़ी में बंगाल विजय, फिर आंग्ल मैसूर युद्ध, फिर आंग्ल मराठा युद्ध, फिर आंग्ल सिख युद्ध, यहाँ तक हम पहुँचे थे। उसी कड़ी में, उसी सिलसिले में 1773 में हमने आपको बताया था रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और उस एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर होता था उसको क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो 1773 के बाद से जितने भी बंगाल के गवर्नर जनरल आए हैं उन सब की मैं लिस्ट बनाऊंगा, उन सब के बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा। तो 1773 के बाद से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो अब गवर्नर जनरल कितने आए और किस किस सन में आए और उन्होंने कौन कौन सा काम किया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि सभी परीक्षाओं में लगभग सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया तो उस समय जो वारेन हेस्टिंग था, चूंकि उसका कार्यकाल 1772 से ही शुरू हुआ था, 2 साल तो वो गवर्नर था। तो जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया तो 1774 में वो गवर्नर जनरल बन गया। ठीक, सबसे पहले गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं हम। 1773 के बाद जितने भी गवर्नर जनरल आए हैं उनकी बात हम करेंगे, गवर्नर जनरल की बात। तो वारेन हेस्टिंग देखिए, वारेन हेस्टिंग 1772 से आया था, लेकिन 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उस एक्ट के तहत जो भी गवर्नर थे बंगाल के, वो गवर्नर जनरल बोले जाने लगे। समझिएगा, तो ये 1772 से लेके 1785 तक था। 1772 से लेके 1785 तक गवर्नर जनरल का बना 1774 में, लेकिन उसके पहले ये क्या था, गवर्नर था बंगाल का। तो समझिएगा कि इसने कौन कौन सा काम किया है, पॉइंट वाइज लिखते चलिएगा, मैं बताता चल रहा हूँ। इसी बीच में मैं लिखवाऊंगा और लिखता भी रहूंगा। देखिए वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, सबसे पहले जो सरकारी खजाना था मुर्शिदाबाद, समझते रहिएगा, जो सरकारी खजाना था मुर्शिदाबाद, उसको कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया। पहले पॉइंट में लिखिए, सरकारी खजाना जो मुर्शिदाबाद में था, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित। बहुत ही समझ के साथ इसको समझते रहिएगा ताकि ये याद हो जाए। अच्छा, मुर्शिदाबाद क्यों था खजाना? उस समय जो मीर कासिम था
हमने बताया हुआ है आपको, जो मीर कासिम था उसने क्या किया था, मुंगेर से राजधानी कहाँ कर दी थी, मुर्शिदाबाद। ठीक है, तो इसीलिए वो खजाना भी मुर्शिदाबाद में था। तो इसने क्या किया, वारेन हेस्टिंग ने अपने कार्यकाल के अंतर्गत जितने इसने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं वो मैं लिखूंगा और आप भी लिखिए, मेरी ये सलाह है आपको। तो सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता, सॉरी मुंगेर कह दिए थे, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया। सरकारी खजाना, पहला काम इसका यह था कि सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया। और क्या किया इसने, दूसरा काम, दीवानी फौजदारी अदालतों की शुरुआत। इसने क्या किया, दीवानी फौजदारी अदालतों की शुरुआत की। ठीक है, कब शुरुआत की, 1784 में। हमने बताया था ना आपको कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, उसमें 4 सदस्य थे, एक जो था वो चीफ था और बाकी 3 जज थे। तो पहला काम इसने किया कि सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दी, इसीलिए मैं स्लो पढ़ा रहा हूं साथियों कि आप नोट्स बनाते चलें। और दूसरा काम इसने किया कि दीवानी फौजदारी अदालतों की शुरुआत 1784 में की, लिखते भी चलिएगा। उसके बाद दक्षिण एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, दक्षिण एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। पूछ लिया जाता है प्रश्न में, दक्षिण एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। जितने भी गवर्नर जनरल आए हैं 1773 के बाद, सारे गवर्नर जनरल्स के बारे में हम बताएंगे आज आपको। ये इतना महत्वपूर्ण वीडियो है साथियों कि आप इसको बार बार देखिएगा तो तैयार हो जाएगा। ये प्लेलिस्ट में पड़ा रहेगा, आप वहां जाएंगे तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, कई बार देखिएगा तैयार हो जाएगा। तो इसने और कौन सा काम किया, दक्षिण एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। उसके बाद इसके ही समय में रुहेला युद्ध, कौन सा युद्ध, रुहेला और प्रथम मराठा युद्ध, रुहेला युद्ध और प्रथम मराठा युद्ध। इसके ही समय में रुहेला युद्ध और प्रथम मराठा युद्ध तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, रुहेला युद्ध, प्रथम मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इसी के समय में पूछ लिया जाता है प्रश्न में कि प्रथम मराठा युद्ध के समय कौन गवर्नर जनरल था भारत का, तो कौन था, वारेन हेस्टिंग। अभी ये वारेन हेस्टिंग के करतूतों की लिस्ट चल रही है कि इसने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया। तो इसके कार्यकाल में ये इतने पॉइंट हम लिखे, अभी और इसमें है थोड़ा सा। ये चौथा जो हमने लिखा, रुहेला युद्ध, प्रथम मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 82 तक चला था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 82 तक चला था। तो इस समय यही बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है साथियों, और कौन सा काम हुआ, 1775 ईस्वी में स्थापित हुआ, इसके ही समय में। ठीक है,
प्रथम मदरसा 1775 ईस्वी में स्थापित हुआ था। और अगला पॉइंट, ये नीचे वाला हम मिटा देंगे। आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस पे। लॉर्ड कॉर्नवालिस इनके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया कब? 1786 से लेकर के 1793 के बीच। इसने कौन कौन से महत्वपूर्ण काम किए वो लिखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के। तो इसने जो है इसके समय में लिखिए, इसके समय में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। पूछ लिया जाता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के और भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं इसके द्वारा। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तथा, इसी में है तथा, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। अच्छा, इसी के समय में, किसके? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 में हुई थी। और ये था कब तक? 1793 तक। और देखिए, कॉर्नवालिस ने पुलिस सुधार के लिए भी, इसने जो है पुलिस सुधार के लिए भी थोड़ा कार्य किया। तो उसको अभी लिखवाते हैं हम। दूसरे पॉइंट पे लिखिए कि 1793 ईस्वी में इसने क्या किया? 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लाया था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लाया। कौन लेकर आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आया था। ठीक है, 1793 ईस्वी में जो है अस्थाई बंदोबस्त लेकर आया बंगाल में ये क्या लेकर आया? अस्थाई बंदोबस्त लेकर आया, जिसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का 10/11, जिसके तहत जमींदारों को, समझ लीजिए, जमींदारों को भू राजस्व का समझ लीजिए कि ये अस्थाई बंदोबस्त जो है ये है क्या चीज, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो इसके तहत क्या होता था? जमींदारों को भू राजस्व का 10/11 भाग कंपनी को देना था। 10/11 भाग कंपनी को 10/11 अंडरलाइन कर देना, इसको ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है परीक्षा में कि अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदारों को कितना भाग कंपनी को देना था। तो 10/11 भाग कंपनी को देना था और 1/11 भाग अपने पास रखना था, और 1/11 भाग अपने पास इसको रखना था। तो 1/11 जमींदार का हो गया और 10/11 किसका हो गया? कंपनी का। तो ये है अस्थाई बंदोबस्त। कब आया था? 1793 में। कौन लेकर आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो इसके समय में ये महत्वपूर्ण काम हुए थे। ये महत्वपूर्ण जो हम घटनाएं और कार्य लिखवा रहे हैं, ये इतने महत्वपूर्ण हैं, कहीं मिलता नहीं है आपको सीरियल वाइज, लेकिन हम आपको सीरियल वाइज लिखवाएंगे और आप लिखते चलिए।
अब इनका कार्यकाल जब 1793 में खत्म हो गया तो अगले गवर्नर जनरल कौन है? अगले गवर्नर जनरल आए जॉन शोर। जॉन शोर कब आए? 1793 से लेकर के 1798 तक। ठीक है साथियों, 1793 से लेकर के 1798 तक इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं उनको यहाँ टॉपिक वाइज आप अपने कॉपी में नोट करिए। इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। मतलब कि जो कार्नवालिस करके चले गए हैं वो वैसा ही रहेगा, हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे सिवाय हस्तक्षेप की नीति अपनाई, सिवाय अवध के। अवध में इन्होंने हस्तक्षेप किया। अब क्या किया वो हम बता रहे हैं। तो इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई सिवाय अवध के उत्तराधिकार के मामले में इन्होंने क्या किया? हस्तक्षेप किया। उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप किया और कहीं इन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, सिर्फ अवध के मामले में, उत्तराधिकार के मामले में इन्होंने हस्तक्षेप किया। और क्या किया? 1795 में इन्होंने क्या किया कि 1795 में निजामों तथा मराठों के मध्य युद्ध जो है करवा दिया। इन्हीं के समय में हुआ था। देखिए, निजामों तथा मराठों के मध्य चालाकी करके निजामों और मराठों के बीच में युद्ध करवा दिया, लड़वा दिया। और लड़वाने के बाद में ये अपने ही चालाकी में रहते थे कि लड़ाओ, फूट डालो और जीतो। तो इन्होंने क्या किया कि हस्तक्षेप की नीति तो अपनाई, लेकिन अवध के मामले में निजामों और मराठों के बीच में लड़वा दिया, युद्ध करवा दिया। तो युद्ध करवा दिया तो कब करवा दिया? 1795 में। 93 में ये आ गए थे महाराज और 1795 में इन्होंने अपनी तिकड़ी खेल दी। निजामों और मराठों के बीच में इन्होंने युद्ध करवा दिया। उसके बाद इनका और कोई खास काम नहीं है जॉन शोर का। चलते हैं अब कहाँ? लॉर्ड वेलेजली पर। जो परीक्षा में पूछा जाता है साथियों, उसी चीजों को हम बता रहे हैं, देखते चलिए। अब जब इनका कार्यकाल 1798 में खत्म हो गया तो इनके बाद आए लॉर्ड वेलेजली। 1798 से 1805 तक कौन आया? लॉर्ड वेलेजली। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है ये, लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली 1798 से लेकर के 1805 तक रहे। 1805 तक रहे ये। तो इन्होंने भी कुछ महत्वपूर्ण काम किए। इन्होंने वेलेजली के नेतृत्व में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया था 1799 में जो हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। कब हुआ था? 1799 में हुआ था और टीपू सुल्तान लड़ते हुए किले के दरवाजे पर मारा गया था। तो इन्हीं के समय में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। पूछा जाता है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जब हो रहा था उस समय कौन बंगाल का गवर्नर जनरल था? तो यही थे। कौन? लॉर्ड वेलेजली। और इन्होंने क्या किया?
सहायक संधि की शुरुआत की थी। सहायक संधि की शुरुआत जब हम आपको पढ़ा रहे थे आंग्ल मैसूर युद्ध, तो बताया था हमने कि सहायक संधि क्या है। सहायक संधि यही है कि जबरदस्ती आपके घर में हम अपनी सेना भेजेंगे, आप उसका खर्चा उठाओगे, आपकी रक्षा वो करेगी, प्लस हमसे भी आप महफूज रहोगे, और अगर कोई बाहरी आक्रमण करता है तो उससे भी आप महफूज रहोगे। इसके बदले में हम आपकी रक्षा कर रहे हैं, इसके बदले में हमें कुछ ना कुछ आप दो, या तो रुपए दो या तो कहीं का जायदाद दो। यही सब थी सहायक संधि। तो इन्होंने ये गेम खेला, सहायक संधि की शुरुआत कर दी, और पूछा जाता है सहायक संधि की शुरुआत किसने की, तो लॉर्ड वेलिज़ली ने की। तो इनके नेतृत्व में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था, टीपू सुल्तान जब मारा गया था। उसके बाद इनका कार्यकाल 1805 में खत्म हो गया। तो 1805 में जब खत्म हो गया तो अगले गवर्नर जनरल आए जॉर्ज बार्लो। इनका कार्यकाल था 1805 से लेकर के 1807 तक, छोटा कार्यकाल था, 2 ही साल का। इनके कार्यकाल में असल में अंग्रेज सैनिक बहुत मारे गए थे, इसलिए इनका कार्यकाल छोटा था। इनके समय में बेल्लौर विद्रोह हो गया था। बेल्लौर विद्रोह इनके समय में बेल्लौर विद्रोह हो गया था। और इस विद्रोह में बहुत से अनगिनत अंग्रेजी सैनिक मारे गए, इसीलिए इनका कार्यकाल छोटा सा है, इनको वापस बुला लिया गया। तो बेल्लौर विद्रोह पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन में कि बेल्लौर विद्रोह हुआ कब। तो बेल्लौर विद्रोह हुआ था 1806 ईस्वी में। इनका कार्यकाल छोटा है तो इनका कोई महत्वपूर्ण कार्य है नहीं। यही है कि बेल्लौर विद्रोह जब हुआ था 1806 ईस्वी में, तो उस विद्रोह में अंग्रेजी सैनिक बहुत मारे गए थे, बहुत जान माल का नुकसान हुआ था, इसीलिए इनका कार्यकाल छोटा। इनको वापस बुला लिया गया और भेज दिया गया किसको, लॉर्ड मिंटो को। और मिंटो का कार्यकाल 6 वर्ष का था। लॉर्ड मिंटो को भेज दिया गया और मिंटो का कार्यकाल कितने वर्ष का था, 6 वर्ष का था। तो अब लॉर्ड मिंटो पे बात करेंगे हम लोग, ये भी हो चुके। लॉर्ड मिंटो पे हम लोग बात करेंगे। लॉर्ड मिंटो ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आप लोग ध्यान नहीं रख पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। तो लॉर्ड मिंटो जब आए 1807 से 1813 तक थे ये, तो इन्होंने क्या किया कि 1813 ईस्वी का जब चार्टर एक्ट आया, पारित हुआ, 1813 ईस्वी में जब चार्टर एक्ट पारित हो गया 1813 ईस्वी में, तो इन्होंने क्या किया था, इनका बस एक ही काम है लॉर्ड मिंटो का कि जो महाराजा रणजीत सिंह थे, महाराजा जो रणजीत सिंह थे, हमने पढ़ाते समय बताया था पिछली क्लासों में आपको कि जो महाराजा रणजीत सिंह थे उनके दरबार में किसको भेजा था, चार्ल्स मेटकाफ को इन्होंने भेजा था। चार्ल्स मेटकाफ को महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में भेजा था। प्रश्न आता है कि चार्ल्स मेटकाफ को किसके द्वारा महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में भेजा गया था, तो यही थे लॉर्ड मिंटो। इन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में किसको भेजा था, चार्ल्स मेटकाफ को। 1813 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम आया था वो इन्हीं के शासनकाल में आया था, उस समय ये थे, जब आया तभी तो हटे। 1813 का जो एक्ट आया था, अधिनियम आया था, उसी अधिनियम के तहत इनको हटाया गया और फिर दूसरे आए। तो इनका ये एक महत्वपूर्ण कार्य था कि लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ को महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में इन्होंने भेजा था।
और किस लिए भेजा था ये भी आप सोचिए कि जब ये चार्ल्स मेडकॉक गए महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में तो अमृतसर की संधि करा दी। ये बहुत चालाक था, ये बहुत चालाक था, ये बहुत चालाक था। इसने संधि करवाने के लिए चार्ल्स मेडकॉक को महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में भेजा था। और इसी के समय अमृतसर की संधि, इसी के समय अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी, 1809 में हुई थी। तो इनमें से एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट आप ध्यान रखिए कि लॉर्ड मिंटो जब आए थे तब इनके समय में पहला काम हुआ था कि 1813 का अधिनियम आ गया था इन्हीं के समय में, तभी तो ये गए। उसके पहले इन्होंने चार्ल्स मेडकॉक को महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में भेजा संधि कराने के लिए, और जब भेजा 1809 में तब संधि हुई अमृतसर की संधि, ये अमृतसर की संधि। ठीक है, तो इनका ये महत्वपूर्ण कार्य था। अब अगले आए, जब ये चले गए 1813 में जब अधिनियम आया, तो जब ये चले गए तब कौन आया? तब लॉर्ड हेस्टिंग्स आया। लॉर्ड हेस्टिंग्स जिसका कार्यकाल था 1813 से लेकर के 1823 तक, 1813 से लेकर के 1823 तक, 1813 से 1823 तक कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे। तो लॉर्ड हेस्टिंग के भी जो है कुछ कार्य हैं। इनके समय में तो नेपाल युद्ध हो गया था, लिख लीजिए पॉइंट बना के। इनके समय में 1814 से 1816 के बीच, 1814 से 1816 के बीच, क्योंकि 1813 में आ गए थे और 13 के बाद 14 से 16 के बीच जितने आए गवर्नर जनरल सब एकदम से समझ लीजिए कि एक ही लक्ष्य लेके आए थे कि किसी तरह से भारत को शिकंजे में लेना है और जीतना है और भारत को चूस के एकदम से खत्म कर देना है और अपने कब्जे में कर लेना है, अपना पूरा सरकार वहां चलाना है। तो जैसे ये आए 1813 में, 1814 से लेकर के 16 के बीच क्या हो गया? नेपाल युद्ध। ठीक है, तो ये हो गया। युद्ध करके इन्होंने क्या किया? 1816 में सुगौली की संधि कर ली। सुगौली की संधि 1816 में सुगौली की संधि अनगिनत बार परीक्षा में पूछा गया है कि सुगौली की संधि कब हुई? 1816 में। और यही से संबंधित प्रश्न आ जाता है कि सुगौली की संधि के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग थे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है इनका कि इन्होंने ये किया था। और इनका एक काम और है कि इन्हीं के समय में अजान हो रहा है साथियों, 1 मिनट। हाँ साथियों, तो मैं कह रहा था कि 1816 में सुगौली की संधि इन्हीं के शासनकाल में हुई, 1813 और 23 के बीच में हुई थी। ठीक है, एक काम और हुआ था, जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, अंतिम वाला, अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1818 में हुआ था। तो इन्हीं के समय हुआ था, इन्हीं के समय। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य जो है वही मैं लिख रहा हूं। तो इनका हो गया। अब इनका हो गया, इनके बाद में एक बचे हैं लॉर्ड एम्सहर्ट। लॉर्ड एम्सहर्ट जब ये 1823 में चले गए तब कौन आया? तो आए लॉर्ड एम्सहर्ट। और लॉर्ड एम्सहर्ट जो थे, इनकी एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। इनके बाद भारत का गवर्नर बोला जाने लगा। अभी तक तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे ना,
अब इनको 1828 के बाद से भारत का गवर्नर बोला जाने लगेगा। ठीक है साथियों, तो ये अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल हैं। देखिए, अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड एम्सहर्ट, तो इन्होंने भी कुछ काम किया। ये 1823 से लेकर के 1828 तक थे। अब चूंकि आज जब बंगाल के गवर्नर जनरल का कार्यकाल हम पूरा खत्म कर देंगे आज को, उसके बाद कल हम आपको बताएंगे भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर। ठीक है साथियों, भारत के गवर्नर। तो इन्होंने क्या किया, लॉर्ड एम्सहर्ट ने, इनके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, इनके समय में प्रथम पूछा जाता है आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। इनके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। और आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से और 26 के बीच। 1824 से और 26 के बीच, 1824 और 26 के बीच। उस समय यही थे लॉर्ड एम्सहर्ट। तो इन्हीं के समय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। 1824 ईस्वी का बैरकपुर का सैन्य जो है, बैरकपुर का जो सैन्य विद्रोह हुआ था, इन्हीं के समय हुआ था। 1824 का बैरकपुर का सैन्य विद्रोह, सैन्य विद्रोह 1824 का जो बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था, वो इन्हीं के समय हुआ था, इन्हीं के समय। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण इनके समय की घटनाएं हैं। ठीक है साथियों, तो ये दो घटनाएं हो गई इनके समय की महत्वपूर्ण। बस लगभग बंगाल के जितने गवर्नर जनरल थे उनको हमने आपको एक लाइन से एक सीरियल में बता दिया और उनके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं भी बता दी हमने। अब आपका कल के क्लास में चलेगा भारत का गवर्नर, क्योंकि 1828 के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर कहा जाने लगा। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद साथियों पूरा वीडियो देखने के लिए। साथ ही साथ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है साथियों कि हमारा चैनल आप देखिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, साथ में कमेंट भी करिए और लाइक भी करते रहें साथियों। हमने आपसे कई बार कहा, रिक्वेस्ट किया साथियों कि कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करते रहें ताकि और लोगों को भी फायदा मिले। कमेंट में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कमेंट में आप कोई सलाह मशवरा दे सकते हैं, कमेंट में आप जो है कुछ सलाह दे सकते हैं जिससे क्लास और अट्रैक्टिव हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, शुक्रिया।